अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। वर्क, एनर्जी और पावर। फिजिक्स में देखेंगे वर्क, एनर्जी और पावर किसको बोलते हैं, इनके फार्मूलाज देखेंगे, यूनिट्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 स्टार्ट से। पहले वो सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा है, कहते हैं वर्क और एनर्जी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में और फिजिक्स के तस्वुरात में बहुत फ़र्क है। कि हम लोग जो डेली लाइफ में हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें जो हम लोग फिजिक्स वर्क को कहते हैं वो वर्क नहीं होता फिजिक्स की ज़ुबान में। मिसाल के तौर पर ये एक बच्ची है जो हमारे पास बुक पढ़ रही है। तो अम्मी कहती है, हमारी यूजुअली मदर्स कहती हैं, मम्मा कहती हैं कि ये मेरी बेटी सुबह से काम कर रही है, वो तो पढ़ रही है। या फिर कोई मजदूर होता है, वो ईंटें उठा के एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, तो हम कहते हैं मजदूर ने सुबह से लेकर शाम तक काम किया। लेकिन कहते हैं फिजिक्स की सेंस में, फिजिक्स में ये ज़रूरी नहीं है ये काम करे। फिजिक्स में वर्क की एक मखसूस तारीफ है। और वर्क, फिजिक्स में वर्क सिर्फ किसको कहते हैं? फिजिक्स में सिर्फ वर्क सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में हो रहा होता है जब किसी जिस्म के ऊपर कोई फोर्स लग रही हो और वो जिस्म कोई हरकत भी कर रहा हो, कोई फासला भी तय कर रहा हो, तो हम कहते हैं वहां पे वर्क हो रहा होगा, वरना नहीं होगा। तो वर्क के लिए फिजिक्स में दो चीजें जरूरी हैं। एक, फोर्स का अमल करना किसी जिस्म पे, और अगर कोई इसी जिस्म पे फोर्स लग रही है तो जिस्म का कुछ फासला तय करना। उस सूरत में वर्क होगा, वरना वर्क नहीं होगा। तो इस सारे पैसेज में ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था, बताया गया था कि फिजिक्स में या हमारी रोजमर्रा जिंदगी में वर्क एक जैसी बात नहीं है, मतलब दोनों को एक सेंस में नहीं लिया जाता। फिजिक्स में वर्क के लिए जरूरी है कि आके जिस्म के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही हो और वो कोई फासला भी तय कर रहा हो, कोई हरकत कर रहा हो। तो इस सारे पैसेज में आपने कुछ नहीं करना, ये सिर्फ पढ़ने के लिए था। आपने ये सिर्फ करना है कि वर्क सिर्फ यहाँ ये वाली लाइन करनी है कि वर्क सिर्फ कब होगा, जब किसी जिस्म के ऊपर कोई फोर्स लग रही हो और वो कोई हरकत भी कर रहा हो। आगे कहते हैं एनर्जी और वर्क से बहुत करीबी ताल्लुक है। कि अगर हमारे पास दो टर्म्स हम बात करते हैं वर्क और एनर्जी की, कहते हैं दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, बहुत करीबी ताल्लुक है। अगर कोई जिस्म जो है दूसरे जिस्म पे वर्क करता है ना, तो उसके दरमियान जो एनर्जी का तबादला होता है, मतलब वो अपनी एनर्जी जो है दूसरे जिस्म में मुंतकिल कर रहा होता है। इसको देखेंगे कैसे मुंतकिल हो रही होती है, वो देखते हैं। कहते हैं इस बाब में हम लोग वर्क, एनर्जी, पावर, एफिशिएंसी, मतलब इन सबको पढ़ेंगे, उनके ताल्लुक को भी देखेंगे। तो इस सारे में आपने सिर्फ पढ़ना क्या है? आपने सिर्फ ये पढ़ना है कि वर्क के लिए ज़रूरी क्या है, किसी जिस्म के ऊपर फोर्स लगना और उसका कुछ फासला तय करना। और वर्क और एनर्जी दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी करीबी ताल्लुक रखते हैं। अगर किसी जिस्म के ऊपर फोर्स लग रही होगी, वर्क हो रहा होगा, तो हम कहेंगे कि उनके दरमियान एनर्जी का तबादला हो रहा है। इसको डिटेल में मजीद देखते हैं तफसील के साथ। ये देखिए वर्क की यहाँ पे बात कर रहा है, कहते हैं वर्क फोर्स, वर्क के लिए दो चीज़ें लाजमी है। फोर्स और फासला वर्क के दो लाजमी से हैं। फोर्स भी किसी जिस्म के ऊपर लग रही हो और वो कोई फासला भी तय कर रहा हो, तब हमारे पास वर्क होगा फिजिक्स के मुताबिक। जब एक मुस्तकिल फोर्स, मुस्तकिल का मतलब है एक जितनी फोर्स किसी जिस्म पर अमल करते हुए इससे कुछ फासले तक हरकत में लाती है, तो हम कहते हैं इसने फोर्स ने वर्क किया है। ठीक है, तो मुसलसल अगर आपके जिस्म के ऊपर कोई ना कोई मुस्तकिल फोर्स लग रही है और वो जिस्म जो है कोई फासला भी तय कर रहा है, तो हम कहते हैं उसने क्या किया है? वर्क किया है। फॉर एग्जाम्पल ये एक डिब्बा है, ये एक बॉक्स है। आप क्या कर रहे हो? ये यहाँ पे टेबल पे पड़ा हुआ है। आपने क्या किया? यहाँ से इसको पकड़ के ना खींचना शुरू किया। अब इसके ऊपर फोर्स आपने लगाना शुरू किया। आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो ये डिब्बा आपको पता है कि ये मूव करना शुरू हो जाएगा। जैसे इसको आगे खींचते जाओगे, फॉर एग्जाम्पल फोर्स लगा के मैं इसको यहाँ तक ले आई। अब यहाँ से यहाँ तक बचे, उसने कुछ फासला भी तय किया। अब यहाँ पे वर्क हो रहा है कि मतलब फोर्स भी लग रही है और डिब्बा मूव भी कर रहा है, फासला भी तय कर रहा है। हम कहते हैं ये वर्क है। वर्क को अगर वैसे डिफाइन किया जाए, कह लें कि हम तारीफ पूछी जाए कि वर्क किसको कहते हैं, तो अगर किसी जिस्म के ऊपर कोई फोर्स लग रही हो और वो जिस्म कुछ फासला भी तय कर रहा हो, कुछ हरकत कर रहा हो, तो हम कहते हैं वहाँ पे वर्क हुआ है। अगर आपसे बोला जाए कि मैथमेटिकली उसकी तारीफ करें, तो हम कहते हैं फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास कह लें तय करदा फासले का जो कह लें हासिल ज़र्ब होता है, अगर इस फोर्स को इस फासले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्स लग रही थी और किसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना फासला तय किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़रब कर देंगे, तो हमारे पास वो वर्क होगा। तो यहाँ पे ये देखें फोर्स और
तय करदा फासले का हासिल ज़र्ब आपके पास क्या होता है, वर्क होता है। ये सिंपल उसकी तारीफ है, ये फार्मूले के हिसाब से है, ठीक है। तो वर्क किसके इक्वल होता है, जब आप फोर्स को तय करदा फासले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ज़र्ब दे देते हैं दोनों को। तो यहाँ पे एग्जाम्पल यही दे रहा है कि हमारे पास फर्ज करें कि एक डिब्बा टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, आप इसको यहाँ से आगे की तरफ खींचना शुरू करते हैं, फोर्स लगाना शुरू करते हैं, तो ये डिब्बा जो है कुछ फासला तय कर देगा। अब फोर्स कितनी लगी और कितना उसने फासला तय किया, उन दोनों का जो हमारे पास हासिल ज़र्ब होगा, उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको क्या दे देगा, वो आपको वर्क देगा। फोर्स को किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं, और हमारे पास फासले को किस में से लिखते हैं, एस से लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात ध्यान में रखें, जिस सिमत में फोर्स लगाई जा रही है, मतलब इसको यहाँ से पकड़ के ना आगे की तरफ खींचा जा रहा है, तो आगे की तरफ फोर्स लग रही है और डिब्बा भी आगे की तरफ ही फासला तय कर रहा है। तो यहाँ पे एक ही सिमत में, जिस सिमत में फोर्स लग रही है उसी सिमत में जो डिब्बा है हमारे पास फासला तय कर रहा है, आगे की तरफ हरकत कर रहा है। तो उस केस में हमने सिंपल फोर्स वर्क का फार्मूला ले लिया कि फोर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया डिस्टेंस के साथ, हासिल कर तय करदा फासले के साथ। लेकिन किसी हालत में ना ये दोनों एक ही सिमत में नहीं होते, जिस सिमत में फोर्स लग रही होती है उसी सिमत में हमारे पास फासला नहीं होता। फिर क्या हम देखेंगे, वो भी देखते हैं बाद में केस। पहले तो अभी सिंपल सा केस है कि जिस सूरत में, जिस सिमत में फोर्स लग रही हो, अगर उसी सिमत में फासला तय हो रहा हो, तो हमारे पास वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तय करदा फासले के साथ। मतलब फोर्स का लगना भी ज़रूरी है और फासले का होना भी ज़रूरी है, जिस्म का मूव हरकत करना भी ज़रूरी है। कहते हैं फ़र्ज़ करें ये एक डायग्राम है, एक फिगर है जिसमें एक दीवार है या एक ट्रक है जिसके ऊपर ये दीवार है किसी चीज़ की, एक पर्सन है वो फोर्स लगा रहा है, वो उसको धकेल रहा है। अब ये फोर्स लगाई जा रहा है लेकिन दीवार तो अपनी जगह से हरकत नहीं करती ना, तो अब ये हरकत नहीं करेगी, मतलब तय करदा फासला नहीं आएगा, दीवार वहीं पे रहेगी लेकिन फोर्स लग रही है, तो वर्क होगा, वर्क नहीं होगा। वर्क के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी है, उसका हरकत करना भी ज़रूरी है और फोर्स का लगना भी ज़रूरी है। यहाँ पे ये हरकत नहीं कर रहा, तय करदा फासला नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या है, वर्क क्या है, ज़ीरो है, मतलब वर्क नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ये देखें, मिसाल के तौर पर अगर कोई जिस्म जो है किसी दीवार पर फोर्स लगा रहा है लेकिन दीवार अपनी जगह से हिल ही नहीं रही, वो हरकत ही नहीं कर रही, तो इस केस में हमारे पास वर्क क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसका मतलब है वो शख्स काम नहीं कर रहा, मतलब दोनों होंगी, फोर्स भी लगनी चाहिए और हरकत करना भी उस जिस्म का ज़रूरी है। यहाँ पे फोर्स तो लग रही है लेकिन दीवार हरकत नहीं कर रही। इसी तरह से कहते हैं अगर कोई जिस्म है जिसके ऊपर फोर्स ही ना लग रही हो, तो अब भी हमारे पास जिस्म जो है वो एक जैसी स्पीड के साथ आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ड्रॉ करवाऊँ कि हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास यकसा स्पीड के साथ मूव तो कर रहा है लेकिन उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। एक ऑब्जेक्ट है, बॉल है, कुछ भी है, उसकी एक स्पीड के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करी जा रहा है लेकिन इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो ये वर्क करेगा, ये भी इसके ऊपर भी कोई वर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ज़ीरो नहीं होगी, फासला तो ये कर रहा है, तय कर रहा है, लेकिन फोर्स कोई नहीं लग रही, तो फोर्स की जगह ज़ीरो आ जाएगा तो वर्क भी ज़ीरो आ जाएगा। तो दोनों का होना ज़रूरी है, फोर्स का लगना भी ज़रूरी है और फासला तय करना भी ज़रूरी है। ये देखिए, ये दूसरी सिचुएशन थी। पहले हमने देखी थी एक ही सिमत में, जिस सिमत में फोर्स लग रही है उसी जिस्म में हरकत कर रहा है जिस्म। कहते हैं अगर दोनों एक ही सिमत में ना हो तो फिर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल फोर्स के दरमियान और जिस सिमत में वो फासला तय कर रहा है उसके दरमियान कोई एंगल थीटा हो, कोई एंगल बन रहा हो, फिर कैसे कर देंगे, फिर क्या करेंगे, फिर वर्क का फार्मूला कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉक्स है जिसके ऊपर ये लड़की जो है हमारे पास फोर्स लगा रही है, इसने धागे की मदद से इसको बांधा हुआ है, वो इसके ऊपर फोर्स लगा रही है और इसको खींच रही है आगे की तरफ। अब डिब्बा तो आगे मूव करेगा लेकिन फोर्स आगे की तरफ है, तो फोर्स के दरमियान और उसके तय करदा फासले के दरमियान एक एंगल होगा। तो इस केस में ये यही सिचुएशन है जो यहाँ पे फिगर बनाई गई है, ठीक है। फिर उस केस में हमारे पास वर्क कैसे लेंगे कि जिसमें तय करदा फासले और फोर्स के दरमियान कोई एंगल हो। हमने पढ़ा था वर्क हम किसके लिए लेते हैं, जिस सिमत में फोर्स हो उसी सिमत में हमारे पास तय करदा फासला होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास एंगल बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स को ना उसके जुज में तकसीम करेंगे कि इस फोर्स का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब हमारे पास जिस सिमत में फासला हो रहा है और जो जुज हमारे पास ये तय करदा फासले की सिमत में होगा ना, हम उसको ले लेंगे। जुज में कैसे तकसीम करते हैं वो हमने देखा था कि आप फोर्स के एंड वाली पॉइंट से ना, एंड वाली जगह से एरो से आप क्या करते हैं, एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, एक हमारे पास कह लें साया ड्रॉ करते हैं, या जिसको हम कहेंगे कि हमारे पास सीधी लाइन, अमूदी लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे जाके वो नीचे टच करती है, स्टार्ट से लेके वहां तक जो होता है उसका एक्स के अलॉन्ग जुज होता है। मतलब हमारे पास जो उसका जुज होगा वो बताएगा कि वो हमारे पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसका जुज कितना है। और ये जो अमूदी लाइन होती है जिसको आप कहते हैं अमूदी लाइन, ये इसका वाई के अलॉन्ग जुज होता है। आप
अब इसका कौन सा जूस लेना है, जो हमारे पास एक्स के लॉन्ग है, जिस सिमत में फासला तय हो रहा है और जिस सिमत में हमारे पास वो कंपोनेंट आप जूस ले लेंगे फोर्स का। अब इस सिमत में फासला तय हो रहा है तो हम फोर्स का कौन सा जूस लेंगे, ये जो एक्स के लॉन्ग है। एक्स के लॉन्ग जूस हम पढ़ते हैं, अगर हम लोगों ने एक्स के लॉन्ग जूस लेना हो तो हम उसको लेते हैं एफ एक्स, मतलब एक्स के लॉन्ग, और जहाँ पे भी बच्चे एक्स लिखा होता है ना वहाँ पे एक्स की जगह कॉस थीटा आ जाता है। तो एक्स के लॉन्ग हम कौन सा जूस ले लेंगे, हम लोग एफ कॉस थीटा लेंगे। तो हमने यही पढ़ा है ना कि वर्क के लिए ज़रूरी है कि जिस हिम्मत में हमारे पास फासला तय हो रहा हो उसी हिम्मत में आपने फोर्स लेनी है। तो आप फोर्स का जूस ले लेते हैं एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि अगर फोर्स और तय करदा फासले के दरमियान एंगल बन रहा है तो आप ऐसी सूरत में क्या करेंगे, वर्क को उसके जुज में तकसीम करेंगे, जुज लेंगे उसके। आप उसके जुज में तकसीम करने के लिए इसके आखिरी एंड से एक लाइन बनाते हैं और जहाँ पे ये टच करेगी स्टार्ट से लेके यहाँ तक है इसका एक्स के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जुज होगा, और ये जो मुद्दी लाइन होगी इसको हम कहेंगे कि इसका वाई एक्स के लॉन्ग जुज होगा। ये दोनों जो जुज होते हैं ना बच्चे एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल पे होते हैं, इसलिए इसको इसके अमुदी जुज भी बोलते हैं। कि आपने फोर्स को क्या किया, उसके अमुदी जुज में तकसीम किया है। एक्स एक्सिस में मतलब एक्स के लॉन्ग उसका एक जुज लिया और एक वाई का, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ वर्क के लिए कौन सा उसका जुज लेंगे, आप उसका एफ कॉस थीटा लेंगे। एफ कॉस थीटा लिया, उसको तय करदा फासले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ज़रब ले लिया, तो एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय एस, एफ एस कॉस थीटा आ जाएगा। तो वर्क का फार्मूला है ये कब, जब हमारे पास फोर्स और तय करदा फासले के दरमियान कोई ना कोई एंगल होगा। ये हमारे पास जनरल फार्मूला है वर्क का। अब हमें अगर थीटा का पता होगा, एंगल का पता होगा तो हम वर्क निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास थीटा जो है वो 0 के इक्वल हो तो कॉस 0 क्या होगा, वर्क 1 होगा, और वर्क मेरे पास जो है मेरे पास आ जाएगा फोर्स और तय करदा फासला का प्रोडक्ट आ जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, दोनों का हासिल ज़रब आ जाएगा। कहते हैं हमारे पास ये सिचुएशन भी है कि जब दोनों एक ही सिमत में थे तो हमने थीटा इज इक्वल टू 0 ले लिया, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल दोनों एक ही सिमत में नहीं है, दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है, फिर क्या करेंगे कि हमारे पास जब दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, कॉस 90 क्या होता है, जब 0 होता है तो वर्क किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। जैसे इसकी मिसाल यहाँ पे दी हुई है कि एक पर्सन है, एक उसने ना एक बैग को हाथ में पकड़ा हुआ है। अब फोर्स उसने किस तरफ लगा रहा है, ऊपर की तरफ उसने पकड़ा हुआ है और वो चलता हुआ आगे की तरफ जा रहा है, मतलब जो ये बैग है अब वो फासला किस तरफ तय कर रहा है, आगे की तरफ, फोर्स किस तरफ लग रही है, ऊपर की तरफ। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। कॉस 90 0 है तो हम कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पे वो वर्क कोई नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि ओवरऑल हमारे पास कॉस 90 होने की वजह से वर्क हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। वो बैग उठा के आगे आ तो रहा है लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है कि अगर एंगल 0 होगा तो वर्क हमारे पास होगा, अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो वर्क 0 नहीं होगा। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अमुदी थे। अमुदी का मतलब है अमुदन थे, मतलब दोनों के दरमियान एंगल कितना था, 90 डिग्री। अब वो उठा के एक बैग वो उठा के फासला तो तय कर रहा है, लेकिन वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अमूद है, 90 डिग्री के ऊपर है, तो वर्क नहीं हो रहा। आगे कहते हैं अगर कोई जिस्म है, अगर आप कोई वर्क करते हो, चाहे आप चीज़ों को लेके शुमाल से जनूब की तरफ जाओ या मशरिक से मगरिब की तरफ, किसी भी सिमत में जाओ तो वर्क बराबर होगा। क्योंकि बच्चे जो वर्क है ना ये हमारे पास स्केलर है, ये सिमत के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता, इसका सिमत से कुछ लेना देना नहीं है। बस फोर्स अगर दोनों सिचुएशंस में शुमाल से जनूब से जाएं या मशरिक से मगरिब की तरफ जाएं, अगर दोनों सिमत में एक जितनी फोर्स लग रही है और एक जितना फासला जो है वो आ रहा है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास वर्क एक जैसा होगा, उसके ऊपर किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ेगा, आप जिस मर्जी सिमत में जाएं। तो ये एक सिर्फ छोटी सी बात है कि वर्क जो है वो सिमत के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसका इन्हिसार नहीं होता, क्योंकि ये एक स्केलर मिकदार है। स्केलर मिकदार का सिमत से कुछ लेना देना नहीं होता, आप जिस मर्जी सिमत में जाओ। अगर एक जितनी फोर्स लग रही हो, जिसमें एक जितना फासला तय कर रहा है, तो हम कहते हैं वर्क भी हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। आगे हमारे पास छोटी सी बात है, हमारे पास ग्राफ के जरिए वर्क की मिकदार मालूम करना है कि अगर किसी जिस्म पर मुश्किल फोर्स लग रही हो तो हम वर्क को कैसे निकालेंगे। मुश्किल फोर्स का मतलब है एक जितनी फोर्स। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप बस फासला ले लें, वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपने फोर्स ले लिया। अब तो हमने क्या किया, एक मुश्किल फोर्स लिया। मैंने स्टार्ट में टाइम 0 था तो फोर्स की वैल्यू ये ली थी। अब टाइम बढ़ता जा रहा है, फोर्स उतनी ही लग रही है जिस्म के ऊपर, टाइम बढ़ता जा रहा है, फोर्स की वैल्यू पहले भी स्टार्ट में भी ये थी, यहाँ पे एक पॉइंट पे हमने ली थी फोर्स मैक्सिमम। फिर हमारे पास टाइम मतलब फासला वो जिस्म कवर करता जा रहा है और वो एक जितनी ही उसके ऊपर फोर्स लग रही है।
तो कहते हैं ऐसी हालत जिसमें एक मुस्तकिल फोर्स लग रही हो, मतलब एक जितनी फोर्स लग रही हो और जिसम फासला भी तय कर रहा हो, तो अगर उसके दरमियान ग्राफ बनाए ना तो हमारे पास इस तरह की एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है। ठीक है, तो उस केस में अगर वर्क निकालना हो तो फिर कैसे निकालेंगे? इस केस में ये जो मेरे पास ग्राफ एक आएगा ना, फिर इस तरह का एक ग्राफ, मतलब एक इस तरह की उफकी लाइन आ जाएगी। इस लाइन के नीचे का जितना एरिया होगा, ये वाला सारे का सारा एरिया, कहते हैं अगर आपको इस एरिया का पता हो तो हम कहेंगे ये एरिया बेसिकली वर्क के इक्वल ही होगा। तो कहते हैं इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा? वो वर्क के इक्वल होगा। एरिया कैसे निकालते हैं मुझे? आपको नहीं लग रहा है ये सारे का सारा जो इसके नीचे का एरिया, ये आपके पास एक रेक्टेंगल बनी हुई है, ये एक बॉक्स बना हुआ है, और अगर बॉक्स का रेक्टेंगल का आपने एरिया निकालना हो ना, उसकी दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ फासले के साथ, दो साइड्स को मल्टीप्लाई करें, फोर्स को फासले के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास वर्क ही नहीं आ गया। तो यहाँ पे एरिया के नीचे, ग्राफ के नीचे का, ग्राफ हमारे पास कौन सी लाइन आ रही थी? ये वाली लाइन आ रही थी। इसके नीचे का जितना एरिया होगा वो आपको क्या दे देगा? वो आपको वर्क दे देगा। तो हमारे पास हमने ये देखा, इस ग्राफ के नीचे का अगर एरिया मैं सारा देखूं तो मेरे पास ये एक बॉक्स सा बन रहा है, और इस बॉक्स का हमारे पास जो एरिया होता है वो कैसे निकालते हैं? दो इसकी साइडों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दो साइडें कौन सी थी? एक साइड पे मैंने फोर्स ली थी, एक साइड पे फासला दिया था। फोर्स को फासले से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एरिया ही देगा। वो कहते हैं फोर्स और फासले की लाइन, मतलब यहाँ पे जो ग्राफ आ रहा था, जो लाइन आ रही थी, इसके नीचे का एरिया जो है वो आपको क्या देता है? वो वर्क देता है। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ग्राफ के जरिए वर्क की मिकदार मालूम कैसे की जाती है। तो वो हम कहते हैं ग्राफ के जो नीचे का एरिया होता है वो आपको क्या देता है? वर्क देता है। आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है कि वर्क हमारे पास, उसको अगर यूनिट्स की बात करें, वर्क का यूनिट क्या होता है वो देखते हैं। कहते हैं वर्क का जो यूनिट होता है ना वो जॉउल होता है। अब वर्क के अगर आपसे बोला जाए कि एक जॉउल को डिफाइन करें तो कहते हैं हमारे पास वर्क डिफाइन कैसे करते हैं? वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी होता है, मतलब फोर्स और डिस्टेंस का डी ले लें या एफ एस ले लें, फोर्स और तय करदा फासले का हासिल ज़रब होता है। अगर आपसे कहा जा रहा है, वो कह रहा है कि जो वर्क का यूनिट होता है वो जॉउल होता है, मतलब इसका यूनिट क्या होता है? जॉउल। अगर आपसे बोला जाए 1 जॉउल को डिफाइन करें, उसकी तारीफ करें, तो आप क्या करेंगे कि आप फोर्स 1 न्यूटन लेंगे। फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चे? 1 न्यूटन, तो इसकी जगह 1 न्यूटन आ जाएगा। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर, तो इसकी जगह 1 मीटर आ जाएगा। तो अगर किसी जिस्म के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लग रही हो और वो 1 मीटर तक आगे जाए तो हम कहेंगे जो हमारे पास वर्क हुआ है वो 1 जॉउल हुआ है। तो मतलब एक एक 1 न्यूटन होना चाहिए इसका 1 मीटर के। अगर जिस्म के ऊपर 1 न्यूटन आप फोर्स लगा रहे हो और वो फासला भी 1 मीटर तय कर रहा है तो हम कहेंगे कि वहाँ पे वर्क कितना हुआ है? 1 जॉउल हुआ है। तो ये अलहदा से 2 नंबर की शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 जॉउल वर्क की तारीफ करें। आगे कहते हैं ये हमारे पास सिंपल से एक यूनिट है 1 जॉउल। इसके हमारे पास मल्टीपल यूनिट्स भी हो सकते हैं, मतलब किलो जॉउल भी हो सकता है, मेगा जॉउल भी हो सकता है। किलो जॉउल एक प्रीफिक्स है, मतलब बड़ा यूनिट है जॉउल का। इसमें किलो की वैल्यू होती है 10⁻3, 10 की पावर 3 होती है, और मेगा होती है 10⁻6, मतलब 10 की पावर 6 होती है। ये प्रीफिक्सेस हमने पढ़े थे, ठीक है। तो कहते हैं इसके अगर बड़े यूनिट्स लिखने हो तो किलो जॉउल और मेगा जॉउल भी लिखते हैं। अब ये सारा टॉपिक जो हमने अभी पढ़ा है, ये सारा शॉर्ट के लिहाज से है। अगर इम्पोर्टेंट देखें इसमें कौन कौन से किस तरह से बन सकते हैं, तो सबसे पहले तो ये जो मैंने हाईलाइट की है, ये ग्रीन वाली, सिर्फ इसको याद करना है कि वर्क के लिए 2 चीज़ों का होना जरूरी है, फासले का और फोर्स का, ठीक है। और एक जिस्म दूसरे जिस्म के ऊपर फोर्स वर्क कर रहा होता है, इसका मतलब है वहाँ पे एनर्जी का तबादला हो रहा होता है। अगर ये इसकी तारीफ है, पूछा जाए वर्क की तारीफ करें तो वर्क की तारीफ यहाँ से लेके यहाँ तक है। अगर फार्मूले के लिहाज से वर्क की तारीफ करें तो फार्मूले के लिहाज से वर्क की तारीफ ये है, ठीक है। फोर्स और तय करदा फासले का हासिल ज़रब क्या होता है? वर्क होता है। इसका फार्मूला आप साथ में ये वाला लिखेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास वर्क हो गया। ये अलग से हमारे पास मुख्तसर सवाल बन सकता है कि कोई ऐसा केस बताएं कि जहाँ पे जिस्म के ऊपर फोर्स तो लग रही है लेकिन वो हरकत नहीं कर रहा, तो वहाँ पे वर्क होगा, वहाँ पे वर्क 0 होगा। तो ये याद रखिएगा कि फोर्स का लगना भी ज़रूरी है और हरकत करना भी जिस्म का ज़रूरी है। तो ये वो केस है कि कोई एक ऐसी मिसाल जहाँ पे फोर्स तो लग रही है लेकिन हरकत नहीं कर रहा होगा, या फिर अगर कोई हमारे पास किसी जिस्म के ऊपर हरकत हो रही हो लेकिन वो फोर्स ना लग रही हो तो वहाँ पे भी वर्क हमारे पास क्या होगा? 0 होगा। ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हमारे पास जो फोर्स है वो कोई एंगल बना रही हो, ये थीटा है बच्चे, 0 नहीं है, एंगल बना रही हो तय करदा फासले के साथ, फिर क्या करेंगे? तो फिर आप क्या करते हैं, वो तो उसके जुज में तकसीम करते हैं, और जो जुज हमारे पास अलोंग दी एक्स एक्सिस के अलोंग होता है या फिर तय करदा फासले की तरफ होता है, उस जुज को ले लेते हैं।
वो हमारे पास एफ कॉस थीटा होगा तो वर्क का फार्मूला ये आ जाएगा। तो ये लहदा से क्वेश्चन मान सकते हैं कि अगर फोर्स जो है तय करदा फासले की सिमत में ना हो बल्कि कुछ एंगल बना रहा हो, फिर क्या करेंगे, तो आप उसको इसके एग्जाम में तकसीम करेंगे। तो ये यहाँ तक आपके पास आ जाएगा एफ कॉस थीटा तक। ये आगे अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे पास अगर एंगल की वैल्यू 0 हो या फिर अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो तो हमारे पास वर्क की वैल्यू क्या आएगी। तो याद रखिएगा अगर 0 होगी तो वर्क आएगा, अगर 90 डिग्री होगी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो वर्क 0 आ जाएगा, जिसमें मिसाल हमारे पास इस इंसान की दी जा सकती है। इसके अलावा हमारे पास कह लें कि जो है वर्क वो एक स्केलर मिकदार है, वो सिमत के ऊपर उसका इन्हिसार नहीं होता, ठीक है, असरअंदाज नहीं होती। तो ये वैसे एक एमसीक्यू बन सकता है कि जो वर्क है वो एक स्केलर मिकदार है। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, ग्राफ के जरिए आप किस तरह से वर्क को मालूम कर सकते हैं। ये भी हमारे पास एक अलग से मुख्तसर सवाल है कि वर्क का यूनिट क्या होता है। ये बच्चे एमसीक्यू मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है, जो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ये हो सकता है। आगे हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन 2 नंबर के मुख्तसर सवाल में बन सकती है कि वर्क की तारीफ करें, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक जो है ना ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, मुख्तसर सवाल के लिहाज से। एक्सरसाइज में देखते हैं 5.5 कहते हैं वर्क की तारीफ भी करनी है आपने, और इसका जो यूनिट जॉल है मतलब 1 जॉल की भी तारीफ करनी है। तो इसमें 1 जॉल की डेफिनेशन भी आ जाएगी, वर्क की तारीफ भी आ जाएगी। मतलब पहले आप इसकी ये तारीफ करेंगे, ये वाली कर लीजिएगा, या ये फार्मूले के हिसाब से कर लीजिएगा। फोर्स और जो तय करदा फासला होता है उसका हासिल जब क्या होता है, वर्क होता है। इसके साथ ही फार्मूला लिखते हैं एफ एस, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं इसके यूनिट की भी तारीफ करें। यूनिट इसका तारीफ करने के लिए हमारे पास ये वाला है, इसका यूनिट जॉल होता है तो इसकी ये तारीफ करनी है, ठीक है। तो ये 2 लाइनें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएंगी। इसके अलावा आपके पास 5.1 है मुख्तसर सवाल, कहते हैं वर्क कितना होगा अगर एक जिसम के ऊपर फोर्स तो लग रही है लेकिन वो साकिन है, मतलब वो हरकत नहीं कर रहा। तो बच्चे वर्क 0 होगा। जैसे मिसाल आपके पास एक इंसान की दी थी कि वो दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा था लेकिन दीवार हरकत नहीं कर रही थी, तो इसमें वो मिसाल आ जाएगी, ठीक है। ये वाली मिसाल यहाँ से लेके स्टार्ट से लेके यहाँ से, मतलब मिसाल के तौर पर से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये आज का टॉपिक था। इससे रिलेटेड स्टिल कुछ पूछना तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।